हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें पहला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें सही आंसर मार्क्ड है, इसीलिए हम इसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अ स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। जो 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 अच्छे से देख नहीं सकता, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, उसके लिए कौन सा मटेरियल हेल्पफुल नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है बुक्स विथ स्मॉल प्रिंट, क्योंकि अगर बुक में छोटा छोटा लिखा होगा तो उसे देखने में वैसे ही काफ़ी दिक्कत होनी है। अगर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है तो वो उसके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे वो आवाज़ सुन सकेगा। और टैक्टिकल ग्लोब है तो उसे वो छू के महसूस करके समझ सकेगा। और ब्रेल बुक्स है तो वो आराम से उसे पढ़ सकेगा, क्योंकि ब्रेल बुक तो होती है विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि यही गलत है और यही हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Rohan's response on receiving a toy doll was, "I don't like this toy because boys do not play with dolls." This is an example of A. Gender discrimination, B. Gender stereotype, C. Gender stability, or D. Gender relevance। तो इसका सही ऑप्शन दे ही रखा है कि जेंडर स्टेरियोटाइप का एग्जाम्पल है, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव करना, कि ये लड़के के लिए है, ये लड़की के लिए है। लेकिन जेंडर स्टीरियोटाइप की ये पहले से ही कोई मान्यता बना ली गई है कि टॉय से मतलब कि टॉय से लड़कियां ही खेलती है। ये उन्हें पहले से फिक्स थॉट होता है, तो ये स्टीरियोटाइप में आ जाएगा। और जेंडर स्टेबिलिटी क्या होती है कि दो जेंडर में, जैसे मेल और फीमेल है, उनमें इक्वालिटी को दिखाना। इससे इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चूज़ द ऑप्शंस दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द कॉन्टेक्स्ट इन विच लर्निंग टेक प्लेस इन चिल्ड्रन। फर्स्ट, गेम एंड प्ले। हाँ, तो इसमें लर्निंग होती है बच्चों में। सेकेंड है होम, एंड तीसरा है क्लासरूम। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बिलीव दैट लर्नर लर्न मोस्ट मीनिंगफुली ओनली थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रोग्रेसिव क्लासरूम का मेन थीम ही होता है कि बच्चा करके सीखे, वो एक्टिव होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन क्या है? लर्नर बीइंग अ रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस विथ देम इन द क्लासरूम। इसलिए थर्ड भी देख लेते हैं। क्लास शुड ऑलवेज बी इन स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड ओनली टीचर शुड डिक्टेट इंस्ट्रक्शन। नहीं, अगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंदर होगा तो बच्चा कभी कुछ नहीं सीख सकेगा, क्योंकि उसके अंदर फियर डेवलप हो जाएगा। वो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स ही नहीं शेयर करेगा। और फोर्थ है, लर्निंग टेक प्लेस ओनली इन द क्लासरूम। तो ये ओनली वाला भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चा तो हर जगह सीखता है ना, बाहर खेलते हुए भी सीख लेता है, घूमते हुए भी सीख सकता है। तो सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है, इसलिए इसका आंसर 4 भी गलत है, 3 भी गलत है और फर्स्ट भी गलत है। सही आंसर इसका सेकंड है, क्योंकि इसमें वैरायटी दी है, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस विद देम इन क्लासरूम। क्लास में बच्चा इसलिए सीखता है क्योंकि उसके पास क्लास में क्या होता है, डाइवर्सिटी होती है, बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, वो एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे हमारी क्लास में एक पंजाबी लड़की थी, उससे मैंने पंजाबी सीखी थी। तो ये कैसे हुआ? ये एक्सपीरियंस था उसके पास पंजाबी का, मेरे पास हिंदी का, तो उसका शेयर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें दिया फैमिली, तो फैमिली प्राइमरी होती है। मीडिया सेकेंडरी में आ जाएगा। रिलीजियस इंस्टीट्यूट, ये भी सेकेंडरी में जाएगा। स्कूल्स, ये भी सेकेंडरी में आ जाएगा। तो इसका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसका सही ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। टू गेन cooperation of students in classroom management, a teacher should
फर्स्ट मतलब कि क्लास में स्टूडेंट आपस में कोऑपरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में। उसके लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? पहला है इस्टेब्लिश बहुत स्ट्रिक्ट और रिजिड क्लासरूम रूल बना देने चाहिए। दूसरा है इस्टेब्लिश नॉर्म्स एंड रूल्स फॉर क्लासरूम इन कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे नियम या कानून बनाए जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो, मतलब बच्चों का इनपुट भी लिया जाए। तीसरा है रिप्रीमेंड द स्टूडेंट्स फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल, मतलब बच्चों को सज़ा देना कि वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। और चौथा है फ्रीक्वेंटली कंप्लेन टू पेरेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर, या माता पिता से शिकायत कर देना। तो नहीं, अगर माता पिता से शिकायत करेंगे तो बच्चे वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्लास के इवेंट्स में। तीसरा है कि अगर उन्हें बार बार पनिशमेंट दिया जाएगा तो अगेन उनमें फियर डेवलप होगा और वो खुल के उनके अंदर की जो स्किल्स हैं वो सामने नहीं आ पाएंगे। और तीसरा है अगर हम ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं जिसमें बच्चों का भी इनपुट लेते हैं तो वो और खुशी से उन्हें फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें उनकी भी विल शामिल होगी। और स्ट्रिक्टनेस में तो कभी टीचिंग हुई ही नहीं है, कॉपरेशन हुआ ही नहीं है। डंडा लेके आप किसी को सिखा नहीं सकते, और ना ही कोई आप जैसे कोई आपको डराए तो आप उसकी हेल्प करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, कम से कम मन से तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं मन में चल रहा होगा कि इसे कैसे धोखा दूँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट मूव करते हैं। टू टीच अ concept, a teacher is giving multiple examples and subsequently asks student to form a rule considering the information gathered through those example। मतलब टीचर ने पहले एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, फिर उसके बाद उसका रूल बनाया। तो ये किस तरह का कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, मतलब किस तरह की टीचिंग है? एक तरह से इमिटेटिव यानी रट्टा मारना होता है, डिडक्टिव यानी कुछ नया निकालना, मतलब रूल्स बताने के बाद एग्जाम्पल देना, और कम्पिटिटिव यानी कंपैरिजन करके, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा है इंडक्टिव सही है क्योंकि इसने पहले एग्जाम्पल दिया और बाद में उन एग्जाम्पल से रूल का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर वांट्स टू डिज़ाइन द टीचिंग लर्निंग process in her classroom on लेव वेगोस्कीज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल। तो बोला टीचर को लेव वेगोस्की के सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते हुए एक टीचिंग लर्निंग क्लासरूम का निर्माण करना है, तो उसके लिए उसे क्या अवॉइड करना है? अगेन अवॉइड पूछा है हमसे, तो इस अवॉइड पे ध्यान देना है। पहला, यूज़ ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्डाइज टेस्ट टू एसेस लर्निंग, इसी को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो बच्चा सोशल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेगोस्की तो यही कहते हैं कि बच्चे जो है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही सीखते हैं, इसीलिए ये सब फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा हमारा। सेकंड के क्या दिया है देख लेते हैं। क्लोजली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट अटेम्प्ट्स ऑफ लर्निंग, क्लोजली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट अटेम्प्ट्स ऑफ लर्निंग, मतलब बच्चे को ऑब्जर्व करके नहीं, बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे तो ये तो पॉजिटिव चीज़ हो गई ना, कि जब बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो टीचर को ये पता रहेगा कि बच्चों को कहाँ हेल्प चाहिए, उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। सेकंड दिया है प्रोवाइडिंग स्कैप फोल्डिंग व्हेन नीडेड, तो वाइगोस्की इसका भी मतलब फेवर में रहता है कि हाँ स्कैप फोल्डिंग देनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा है डिज़ाइनिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन सोशल कॉन्टेक्स्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये तीनों कॉन्सेप्ट वाइगोस्की देते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि हमें क्या अवॉइड करना है, यानी क्या नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे टू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स, मतलब कौन सा एक अच्छा तरीका नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को चिल्ड्रंस में डेवलप करने का, फैसिलिटेट यानी प्रमोट करने का या डेवलप करने का। यहाँ आगे नॉट पूछा है तो आंसर हमें ध्यान से करना है। पहला है प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ वैरायटी ऑफ लर्निंग मटेरियल। यहाँ पे वैरायटी की बात की गई है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सही है, हमें ऐसा करना चाहिए। इनकरेज स्टूडेंट टू ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी चाहिए, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल होता है। और तीसरा हो जाएगा फैसिलिटेट डिस्कशन। डिस्कशन भी अगेन डिस्कशन वर्ड से हम इस आंसर को पकड़ लेंगे तो ये भी सही है, इसीलिए ये गलत है। आंसर फोर्थ रिमेनिंग बचा, यही सही होगा क्योंकि हमसे गलत पूछा है। एम्फेसाइज वन यूज ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर एवरी प्रॉब्लम। मतलब जो पहले से निर्धारित स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हैं उन्हीं का यूज़ करना, उसी को यूज़ करने पर जोर देना, तो ये गलत हो जाएगा। इससे बच्चा कुछ नया नहीं सीख पाएगा। जब नया सीख ही नहीं पाएगा तो वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हमेशा नई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक हैज़ नेगेटिवली अफेक्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज़ हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। मतलब जो कोविड पैंडमिक, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने बना के दिया है कि जो कोविड-19 था उसने बच्चों की परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है, ठीक है, मतलब डिक्रीज़ किया उनकी परफॉर्मेंस को। तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल इस चीज़ को क्लियरली डिफाइन करता है? तो हेरिडिटी एंड परफॉर्मेंस ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी तो हमारे जीन से रिलेटेड है। तीसरा दिया है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये भी नहीं होगा क्योंकि एनवायरनमेंट तो यहाँ है बट हेरिडिटी यहाँ कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो इसके बाद चौथा है कंपटीशन एंड कॉग्निशन। तो कॉग्निशन का रोल है, अगेन यहाँ कंपटीशन मैच नहीं करता। तो प्रिंसिपल के बारे में पूछा है तो यहाँ पे कॉग्निशन एंड इमोशन का, उसकी दिमागी स्थिति कैसी है और वो अपनी भावनाओं पे कैसे नियंत्रण कर पाता है, तो यही वाला प्रिंसिपल वर्क करता है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, मैं बहुत कंफ्यूज थी इसमें क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट ने कंफ्यूज किया था। एनीवे somehow let it be। नेक्स्ट मूव करते हैं assertion। टीचर शुड employ multiple way of assessment in their classroom। रीज़न children success and failure in classroom cannot be accurately and adequately determined only by a paper pencil test। इसमें बोला है कि टीचर जो है टीचर को बहुत सारे तरीक़ों का इस्तेमाल करना चाहिए क्लास असेसमेंट में, क्लासरूम के अंदर जब वो असेसमेंट करता है। और इसका कारण ये है क्योंकि चिल्ड्रन का सक्सेस या फेलियर जो है वो पेन पेपर टेस्ट से ही अच्छे से नहीं डिटरमाइन किया। तो ये दोनों ही सही है। इसका आंसर देख लेते हैं। पहला दिया है बोथ ए एंड आर फॉल्स, तो नहीं, ए और आर दोनों ही ट्रू है तो फॉल्स कैसे हो सकता है। बी ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये अगेन ये क्वेश्चन वो है, मतलब ऑप्शन गलत है। देन थर्ड ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, तो ऐसा भी नहीं है, दोनों सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। मैंने इसमें सेकंड कैसे चूज़ किया सच में मेंटल प्रेशर बहुत होता है एग्ज़ाम के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज़ नॉट प्रपोज्ड बाय लॉरेन कोहलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग। मतलब इसने पूछा है जो लॉरेन कोहलबर्ग ने जो मोरल रीजनिंग की स्टेजेस दी थी, उन्होंने 3 लेवल दिए थे और 6 स्टेजेस दी थी, तो इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें दिया है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, अनकन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो अनकन्वेंशनल जैसा कुछ नहीं था, पोस्ट भी था, कन्वेंशनल भी था और प्री भी था, ठीक है। नेक्स्ट रूही इज शोन 3 प्रिंसिपल एंड Ruhi is shown 3 pencils and she observed that pencil A is longer than B.
and pencil B is longer than C. When Rohi infers that A is longer pencil than C, which characteristic of Jean Piaget's? अच्छा, again ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म में दे रखा है, जैसे कि अप्लाई करके दे रखा है कि एक लड़की है, उसे 3 पेंसिल दी गई है, वो ये कंक्लूड कर पा रही है कि ए बी से बड़ी है और बी सी से बड़ी, बी पेंसिल सी पेंसिल से बड़ी है। तो इसमें कौन सा कॉग्निशन डेवलपमेंट हुआ है, वो किस स्टेज के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को दिखा रहा है? तो कंजर्वेशन नहीं, इसमें सेकंड हाइपोथेटिको डिडक्टिव को, तो इसमें कोई डिडक्शन तो हो नहीं रहा, चीज़ें सामने है, कॉन्क्रीट चीज़ सामने है, तो ट्रांसिटिव थॉट तो हाँ। एंड फोर्थ है सीरिएशन, तो सीरिएशन भी नहीं है, बड़े से छोटा नहीं दिखाया जा रहा, मतलब एक सीरीज़ को नहीं फॉलो किया जा रहा, वो कंक्लूड कर पा रही है, तो ये ट्रांजिटिव थॉट है। रिवर्स थिंकिंग लगा पा रही है। नाउ अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रन इन द ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल ऑफ, मतलब ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक पूछा एक तरह से। ऑपरेशनल स्टेज जीन पियाजे की 4 स्टेज होती हैं, ये तो हम सबको पता है। कौन कौन सी है? सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और फॉर्मल। कॉन्क्रीट, सॉरी ये कॉन्क्रीट है और ये फॉर्मल है, तो इसमें से कौन सा है? रिवर्सिबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रोपोर्शनल रीजनिंग या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग? इसका सही आंसर होना चाहिए ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यहाँ रिवर्सिबिलिटी भी आ जाता है और प्रोपोर्शनल रीजनिंग भी आती है, इसीलिए इसमें सबको मार्क्स दिया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसीड टूवर्ड द एक्सट्रीमिस। 2 तरह के डेवलपमेंट होते हैं, 2 तरह के डेवलपिंग प्रिंसिपल होते हैं, एक सिफेलोकॉर्डल और एक प्रॉक्सिमल। सिफेलो में क्या होता है? सेंटर से नहीं, हेड से टो की तरफ जाता है, और प्रॉक्सिमल में सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाता है। तो हमसे यही पूछा कि सेंटर से पेरिफेरी की तरफ कौन सा जाता है, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमो डिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव ऑफ अ टीचर इज डेट्रीमेंटल टू स्टूडेंट्स लर्निंग, मतलब टीचर की कौन सी धारणा जो है वो स्टूडेंट के लिए घातक है? पहला, मेकिंग एरर इन अ शेमफुल एक्ट फॉर द लर्नर। सेकेंड है, लर्नर्स मस्ट बी गिवन द स्पेस टू मेक एरर विदाउट फियर ऑफ बीइंग रिप्रीमेंट। तो ये तो सही है कि अगर ऐसा कोई स्पेस प्रोवाइड की जाती है तो बच्चे में लर्निंग अच्छी होगी। तीसरा है, एरर आर अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये भी माना जाता है, ये प्रिंसिपल है कि हाँ बच्चा गलतियों से सीखता है तो वो लर्निंग का ही एक पार्ट है। तीसरा है, एरर्स प्रोवाइड इंसाइट इनटू द गैप्स ऑफ द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर। हाँ, ये हमें बताता है कि बच्चे ने कितना सीखा और कहाँ अभी कमी है। एक तरह से डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं ये हमारी एरर्स। तो ये तीनों सही है। तो इसमें पूछा क्या है कि टीचर का कौन सा बिलीफ है जो स्टूडेंट के लिए घातक है, तो इसका पहला वाला ही सही होगा कि मेकिंग एरर इज एंड शेमफुल, मतलब गलती करना बहुत ही मतलब शर्मदायक काम है। अगर आपने गलती कर दी है तो आपको शर्म आनी चाहिए। ये ऐसा थॉट रखना टीचर का ही बच्चे के लिए बहुत घातक है, इसलिए आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, देख लेते हैं। द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज इन द क्लासरूम।
प्रीवियस, ओके, प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज़ होगा कंस्ट्रक्ट करने में। हाँ, तो यही तो प्रिंसिपल है ही। तीसरा देख लेते हैं, लर्नर आर पैसिव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नहीं, लर्नर हमेशा एक्टिव होते हैं लर्निंग में। दूसरा है, मैक्सिमम एम्फेसाइज इज गिवन ऑन द रोट मेमोराइजेशन। नहीं, कंस्ट्रक्टिविज्म कभी नहीं कहता कि वो हमेशा एक्टिविटी पे फोकस करता है, और रोट लर्निंग को वो एक तरह से कम मानता है। आस्किंग ऑफ क्वेश्चन बाय चिल्ड्रन इज़ नॉट encouraged इन द क्लास। बिल्कुल नहीं। कंस्ट्रक्टिविज्म का मानना ही है कि अगर बच्चा क्वेश्चनिंग कर रहा है तो इसका मतलब वो जिज्ञासु है, वो सीखना चाहता है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट का मानना था कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में हमें क्वेश्चनिंग को बढ़ावा देना है। लर्नर जो है वो एक्टिव होना चाहिए, मतलब पार्टिसिपेट करे वो चीज़ों में, और रोट लर्निंग को कम से कम यूज़ किया जाए। इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, a teacher facilitate and support her students to work on multiple drafts for an essay over a period of 1 month if she consider all the draft of each student as well as the process of working on the same. What kind of assessment is she using? अच्छा, वो पूरे महीने तक उसे उनके एक एसे में हेल्प करता है, ठीक है। If she consider all the draft of each student as well as the process of working on the same. अच्छा, मतलब जो बच्चे ड्राफ्ट बना रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उन दोनों को अगर वो एसेस करता है, मतलब उन दोनों को अगर चेक करता है, तो ये किस तरह का है, हेल्प करता है और खुद ही उसमें मतलब गलतियां भी फाइंड आउट करके उन्हें बताता है उनकी एरर्स। तो ये कैसा है, तो ये नो डाउट ये फॉर्मेटिव है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है, जब हम किसी को कुछ सिखा रहे होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग टीचिंग जो भी असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव होता है, और समेटिव होता है एंड में, समेटिव होता है एंड में। और ये समेटिव नहीं है क्योंकि अभी टीचिंग कंटिन्यू चल रही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। स्टैंडर्डाइज नहीं होगा क्योंकि कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं किया गया है, और समेटिव क्यों नहीं है इसलिए बता दिया क्योंकि टीचिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, टीचिंग के दौरान ये प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 एजुकेशन मस्ट बी फोकस ओनली ऑन प्री डिटरमाइंड कंटेंट। ये तो गलत होगा। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सही है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एमंग लर्नर, ये भी सही है। बी इंक्वायरी ड्राइवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड, तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा क्योंकि थर्ड, सेकंड और फोर्थ ही सही है। ये तो ईजी था, इसमें कुछ समझाने लायक भी नहीं है। इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम अ टीचर शुड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज and allow their use as per student preference. दूसरा ऑप्शन दिया है, रिकॉग्नाइज ओनली प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज। नहीं, जहाँ भी ओनली आ जाए तो वहाँ थोड़ा ध्यान देना कि क्या कह रहा है, कि जो पहले से डोमिनेट कर रही है लैंग्वेज इसी को मतलब उसी को क्या है इम्पोर्टेंस दे। तो ये तो गलत है क्योंकि बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड के हैं, तो सभी को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि पहले ही पॉजिटिव आंसर है। फिर भी तीसरा देख लेते हैं, डिस्करेज अगेन नेगेटिव वर्ड है, यूज़ ऑफ नेटिव। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि नेटिव लैंग्वेज के यूज़ को एकदम डिस्करेज कर देंगे, नहीं तुम ये यूज़ ही नहीं करोगे, उससे तो बच्चे लर्निंग से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे ना। जैसे आप हिंदी बोलते हो, आपको हिंदी आती है, आपकी क्लास में इंग्लिश वाले भी बच्चे हैं, लेकिन टीचर सिर्फ इंग्लिश वाले को प्रेफरेंस देगा, तो आप में लर्निंग तो नहीं हो पाएगी, आप तो एकदम शेमफुल फील करोगे, ठीक है। तो इसीलिए टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बहुत सारे बैकग्राउंड के हैं, हिंदी, गुजराती, मराठी, सब लैंग्वेज के अगर स्टूडेंट है तो उनकी सबकी लैंग्वेज को वो इक्वल इम्पोर्टेंस दे।
नेक्स्ट है लर्निंग इज़ मोर मीनिंगफुल एंड इफ़ेक्टिव व्हेन इट इज़ मेजरली, मतलब लर्निंग कब ज़्यादा इफेक्टिव होगी और मीनिंगफुल होगी। टेक्स्ट बुक सेंटर बिल्कुल नहीं। अगर टेक्स्ट बुक सेंटर है तो बच्चा सिर्फ उतना ही सीख पाएगा जितना कि टेक्स्ट बुक्स में आपकी लिखा है, जितना प्रिंट है। इसलिए टेक्स्ट बुक सेंटर नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टेड बाय पीयर्स, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जितना अब आपके फ्रेंड को जितना आता है आप उससे बस उतना ही सीख पाएंगे अगर आपके पास कोई गाइड नहीं है। ठीक है, पीयर सेंटर भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई लर्निंग का इंक्रीज नहीं होगा। तीसरा है टीचर डायरेक्टेड, ये भी नहीं। अगर टीचर डायरेक्टेड होगी तो एक तरह से ये हो जाएगी कि बच्चे की क्या नीड है, हम उस पर तो ध्यान ही नहीं देंगे। टीचर आएगा, लेक्चर देगा, जो पढ़ाना है पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाना है नहीं पढ़ाएगा और चला जाएगा। ठीक है, तो ये लर्निंग जो है टीचर सेंटर्ड भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ डायरेक्टेड, बिल्कुल सही है। सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ स्टडी, यानी बच्चे की क्या नीड है, क्या क्या ज़रूरत है, वो खुद से पढ़े। ठीक है, और अपनी नीड अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो अगर लर्न कर रहा है तो वो मीनिंगफुल है और वही इफ़ेक्टिव भी है। नेक्स्ट, in order to complete her syllabus, a teacher always expects answer from a preferred group of learner. The teacher's action is, मतलब कि अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करने के लिए टीचर ने एक मतलब उन्हीं बच्चों से आंसर पूछता है जो जिन्हें वो जानता है कि हाँ ये अच्छे से जवाब दे जाएंगे। तो टीचर का जो ये एक्शन है इसे आप क्या कहेंगे, ये पूछा है हमसे। इट इज़ जस्टिफाइड फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस, बिल्कुल नहीं। अगर क्योंकि हमारा टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट करवाना नहीं होता है, बच्चे को सिखाना होता है। ठीक है, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है इज़ डिप्राइव अदर स्टूडेंट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सही है कि स्टूडेंट जो है, जो टीचर का जो ये एक्शन है वो दूसरे बच्चों की इक्वल राइट को जो है वो उसे इक्वल क्या है, दूसरे बच्चे के जो राइट को है, राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, उसे बाधित करेगा, उससे उससे इक्वल अपॉर्चुनिटी के राइट से वंचित रखेगा। हाँ, ये वर्ड याद कर रही थी मैं, वंचित। तीसरा है वुड बी इफेक्टिव इन इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन। कहाँ से इक्वल पार्टिसिपेशन हुआ, अगर हम किसी एक ही पर्टिकुलर ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं तो इसलिए। चौथा है इज शोइंग दैट द टीचर हैज़ गुड स्किल टू आइडेंटिफाई बेस्ट स्टूडेंट। ये हमें टीचर की हमें बच्चों का क्लासिफिकेशन थोड़े करना है, जो हम टीचर की इस स्किल को इवेलुएट करेंगे। डेफिनेटली इसका सही आंसर इसीलिए यही है कि अगर टीचर ऐसा करता है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बस कुछ ही बच्चों से या कुछ ही लर्नर्स से आंसर्स पूछता है तो वो दूसरे बच्चों के साथ अन्याय कर रहा है। यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a creative children is likely to have divergent thinking, convergent thinking, ability of abstract thinking। यहाँ पे क्रिएटिव चिल्ड्रन के बारे में पूछा है। इसमें तो तीनों होनी चाहिए, वैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ज़्यादा होती है। देखते हैं ये कॉम्बिनेशन में पूछा है कि कैसे पूछा है। एंड फोर्थ एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नोवल प्रोडक्ट। नोवल यानी नया, तो इसका फोर्थ सही है। क्रिएटिव है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी ही, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होगी, तो इसका 1, 3, 4 होना चाहिए। देखते इसका सही आंसर क्या है। अगर चारों दिया तो भी गलत नहीं है, पर देखते हैं 1, 3 और 4, तो इसका यही सही हो जाएगा हमारे, क्योंकि यही हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है in a language classroom teacher should provide audio books along with text material। मतलब एक लैंग्वेज की भाषा की कक्षा में जो टीचर है वो ऑडियो बुक्स भी दे रहा है और क्या कर रहा है, मतलब टेक्स्ट मटेरियल भी दे रहा है, यानी रिटन मटेरियल भी दे रहा है।
इसका रीज़न क्या है? मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैटर टू नीड ऑफ डाइवर्स लर्नर सच एज दोज विथ रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर। हाँ, मतलब कि अगर दोनों चीज़ टीचर प्रोवाइड करे तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो टीचर है वो कोशिश कर रहा है कि लर्नर्स की डिफरेंट नीड है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई सुन नहीं सकता, कोई अगर रीडिंग डिसऑर्डर से ग्रसित है तो वो सुन के मतलब चीज़ों को समझ ले। तो ऑप्शन तो रीज़न तो सही लग रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका असर्शन एंड रीज़न दोनों सही है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डिसकैलकुली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, मतलब कि अगर एक स्टूडेंट है उसे डिसकैलकुली की प्रॉब्लम है तो उसे सपोर्ट करने के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? पहला, इंक्लूड एडिशनल कंटेंट टू ओवर शैडो रिलेवेंट इन द टेक्स्ट। नहीं, एक तो वो पहले ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहा और आप उसे और एक्स्ट्रा वर्क दे दोगे तो फिर ये गलत है। दे कैन प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर एंड मैथ्स ऐप टू स्टूडेंट्स। तीसरा, यूज़ ओनली स्टैंडर्डाइज वे फॉर असाइनिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। नहीं, अब जब नीड उसकी अलग है, एक क्लास में अलग नीड का बच्चा है, उसे नॉर्मल बच्चों के साथ आपको इंक्लूड करना है, तो सिर्फ स्टैंडर्डाइज वे कैसे यूज़ कर सकते हैं आप सभी बच्चों को लर्निंग को असिस्ट करने के लिए? तो ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन है, सेट स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट टू फिनिश टास्क। अगेन नहीं हो सकता। जब बच्चे की नीड अलग अलग है तो हम स्ट्रिक्ट कैसे हो सकते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम हम कैसे फिक्स कर सकते हैं कि आप इतने के अंदर ही सबमिट कीजिए? तो इसका यही है, प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर एंड मैथ्स ऐप टू स्टूडेंट, जिससे बच्चे को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिले। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी बाह्य अभिप्रेरणा, यही कहते हैं शायद। उसका एग्जाम्पल क्या है? मतलब बाहर से हमें मोटिवेशन मिले कोई चीज़ करने की। तो ऑप्शन दिया है, रेयन रिसर्च फ्रॉम मैनी सोर्सेज फॉर अ प्रोजेक्ट टू गेट अ कैश प्राइज। अच्छा, यहाँ पे मोटिवेशन क्या है? कैश प्राइज का मोटिवेशन है। अब ये तो इंटरनल नहीं होता। इंटरनल वो होता है कि हमारी अंदर से इच्छा हो कोई चीज़ करने की, और यहाँ हमसे एक्सटर्नली पूछा है। यहाँ कैश प्राइस के लिए वो रिसर्च कर रहा है बहुत सारी सोच, तो पहला सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्यों गलत है बाकी के ऑप्शन। फॉर पर्सनल इंटरेस्ट एंड टू इम्प्रूव हिज कैपेबिलिटी, तो ये तो इंटरनल हो जाएगा। कोई अपनी स्किल को डेवलप करता है, अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करता है, तो वो उसकी खुद की नीड होती है, इसलिए वो करता है, वो अंदर से मोटिवेट होता है। इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे एक्सटर्नल पूछा है, अंदर का नहीं पूछा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, टू इंश्योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अगेन, जब हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के पीछे भागते हैं तो इसका मतलब होता है हम अंदर से मोटिवेटेड है, हम अंदर आत्मसंतुष्टि, हम खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम वर्क कर रहे हैं, ना कि किसी को दिखाने के लिए। इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, वाइल डूइंग रिसर्च अरमान कंसल्ट वेरियस सोर्स टू बी श्योर अबाउट हिज लर्निंग। अगेन उसने अपने लिए काम किया है। हिज लर्निंग, अपनी लर्निंग जो उसने सीखा है वो सही सीखा है या गलत, तो अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए वो दूसरों से कांटेक्ट करता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमसे एक्सटर्नल मोटिवेशन के बारे में पूछा गया है। तो इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें एक तो पहला वो कैश प्राइस के लिए वर्क कर रहा है और कैश प्राइस हमें बाहर से मिल रहा है, उसका खुद का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, to facilitate students learning, which of the following is suggested by Lem Vygotsky in his theory of social constructivism? ये सेकंड क्वेश्चन है लेम वाइगोस्की पे। पहला है नॉन इंटरफेरेंस ऑफ कल्चरल टूल, दूसरा है डी कॉन्टेक्चुअलाइज करिकुलम, तीसरा है फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन,
चौथा है पीयर कोलैबोरेशन, अगेन सही आंसर मिल गया, पीयर कोलैबोरेशन, क्योंकि सोशल लर्निंग कैसे होती है, जब हम म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्शन होता है किनके बीच, कल्चर सोसाइटी के बीच, लर्नर और सोसाइटी पर। सोशियो कल्चर थ्योरी नाम इसलिए पड़ा है, कल्चरल थ्योरी, SCT, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, क्योंकि इसमें इंट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और बचे हैं। एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली इंगेज इन मेकिंग इन मेक बिलीव प्ले। ओके, जब वो एक्टिंग करते हैं तो वो किस स्टेज पे कर रहे होते हैं, ये चाइल्ड के किस डेवलपमेंटल स्टेज को शो करता है, जब वो फुल्ली एक्टिवली इंगेज होते हैं, तो ये अर्ली चाइल्डहुड ही होगा, एडोलिसेंस नहीं होगा, इन्फेंसी नहीं होगा, क्योंकि ये तो पैदा होने के 2 साल की स्टेज होती है ना, और मिडल और अर्ली, तो मिडल में तो वो स्कूल जाने लगता है, तो उसे इमिटेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये अर्ली, ये इमेजिनेशन की दुनिया में रहता है अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट है, इसमें हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना था, इसलिए सेकेंड ऑप्शन सही है। ओके, एज पर कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज़, मतलब आज के रिस्पेक्ट में जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो कैसा है, मल्टी डायरेक्शनल सिंस चिल्ड्रन ग्रो अप इन वेरिंग कॉन्टेक्स्ट, पहला ही ऑप्शन सही है, मल्टी डायरेक्शन है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट कंडीशन में वो लोग ग्रो करते हैं वो डिफरेंट है, तो उनका ग्रोथ का डायरेक्शन भी डिफरेंट होगा, मतलब मल्टी डायरेक्शन मतलब यहाँ उनकी लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, यहाँ गेमिंग भी कर रहे हैं, और यहाँ और कोई फर्दर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ का विकास होगा इसमें। अब इसमें बाकी के ऑप्शन क्यों गलत है, डिटरमाइंड सोलली बाय हेरिटेज, नहीं, सिर्फ हेरिडिटी नहीं डिफाइन करेगी उनके ग्रोथ को। अगेन कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल इवन द डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं है, और डेवलपमेंट अनप्रिडिक्टेबल नहीं होती। सेकेंड है यूनिडायरेक्शनल नहीं होती ना, डेवलपमेंटल इज मल्टी डायरेक्शनल, डेवलपमेंट होल होता है, ऐसा होल देखा जाता है डेवलपमेंट को, ग्रोथ होती है यूनिडायरेक्शन। फोर्थ है यूनिफॉर्म अक्रॉस चिल्ड्रन एंड स्पेसिफिक माइलस्टोन आर डेफिनेटली अचीव बाय ऑल चिल्ड्रन एज दे रीच एट सर्टेन, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जैसे अभी गूगल बॉय का एग्जांपल ले लो, 7 साल का है, लेकिन वहीं हमारे घर का 7 साल का बच्चा क्या कर रहा होता है, खेल रहा होता है बाहर, और ये 7 साल का बच्चा BSc MSc लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो सेम नहीं हो सकती ना, एक डेफिनेट एज पे, एज डिफरेंट है। ओके, साइकोलॉजी का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया फाइनली। विच ऑफ द फॉलोइंग theories dismiss that intelligence is unitary and propose that there exist several distinct independent intelligence, मतलब किसने मतलब इस चीज़ को खारिज कर लिया कि जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन की होगी, एक ही होती है, यूनिटरी होती है। तो इसमें जीन पियाजे नहीं, हॉवर्ड गार्डनर, क्योंकि इन्होंने नहीं दिया थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसलिए यही आंसर सही हो जाएगा। इनका लर्निंग थ्योरी से मतलब है, और इन्होंने मोरल डेवलपमेंट के बारे में बताया है। जीन पियाजे जी ने स्टेजेस के बारे में बताया, इंटेलिजेंस के बारे में एक ही ने बात किया, हॉवर्ड गार्डनर, तो यही आंसर सही हो जाएगा हमारा। तो आज के लिए CDP तक ही रखते हैं, या नेक्स्ट देखा जाए क्या,
नेक्स्ट मैथ है। चलो मैथ को देख लेते हैं। मैथ में वैसे भी मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी, बस आपको आंसर सीधे से बता दूंगी और क्वेश्चन कैसे है। द टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन ऑफ 3 स्टूडेंट बिफोर एंड आफ्टर स्टडिंग मैथमेटिक्स इन अ ग्रुप। ये कुछ मतलब मार्क्स दिए हैं और इनसे पूछा है विच ऑफ द अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क्स ऑब्टेन, मतलब इसमें एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है। तो ये तो कर लिया होगा। इसका सही ऑप्शन है ये है, मतलब इसमें ये देख लो कि हाँ एवरेज मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सेकेंड है 1729 इज कॉल्ड अ रामानुजम नंबर बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर expressible as the sum of two cubes in two different way. Which of the following pair of number will give cube of this number? मतलब पूछा है ये नाम इनमें से किन दो नंबरों का जो पेयर है वो क्यूब इस नंबर का क्यूब होगा। तो इसका सही आंसर दिया ये देख लो कि ऐसा क्वेश्चन आता है। बाकी व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, इसे डिवाइड करके देख लेना। सेकेंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 6 इन दिस। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों से क्वेश्चन आते हैं। तो जो प्लेस वैल्यू होती है वो जिस पोजीशन पे है नंबर उसे देखा जाता है। जैसे इसमें 6 की पूछी है तो ये 6000 हो जाएगा और 60 हो जाएगा। अब देख लो ये कहाँ मैच करता है। तो क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है। तो 6 6 36 होता है। कितने ज़ीरो, 3 1 4 4 ज़ीरो, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने ये एग्ज़ाम में गलत किया था, पता नहीं कैसे पर गलत कर दिया था। Ariba finds angle in various English letters and numerical digit. In which of the following groups she will only find right angle? इसमें ऑप्शन से देखना है। अब H में ही राइट एंगल बन रहा है, बाकी तो किसी में नहीं बन रहा है। E में बन रहा है और 5 भी राइट एंगल ही होता है। ये M में राइट एंगल नहीं है, तो ये इजी था। Among the following fraction, the largest and the smallest fraction respectively are। largest and smallest find out करने के लिए इन सब के डिनोमिनेटर को इक्वल करके देख लो और फिर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड कर लो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जर्व द पैटर्न। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सिक्स क्लास की बुक है मेरे पास, 6 या 10th क्लास की बुक का, एकदम मैसे। इसका आंसर सही आंसर 81 हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये लाइन ऑफ सिमेट्री से क्वेश्चन आ गया। ये जूनियर वाले क्वेश्चन में भी आया था लाइन ऑफ सिमेट्री से, तो ये देख के जाना, मतलब ऑब्वियस सी बात है देख के ही जाओगे नेक्स्ट एग्जाम में। XHO इसका सही आंसर ही हो जाएगा। सेलेक्ट द लीस्ट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर दिस। तो इसमें इनकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेना। सबसे बड़ा नंबर 24 है, 24 का फैक्टर करके देख लेना और फिर उससे अगर उससे जो उसके स्क्वायर के बारे में देखना। तो इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट है ये किस पे बेस्ड है, ये कैलेंडर पे बेस्ड है। उससे एज फाइंड आउट करनी है। ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, मतलब सॉरी पेडागोजी का क्वेश्चन है, मैथ्स पेडागोजी का। तो इसमें बोला है अ प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर्स poses the following word problem to his student. Seema goes to bed at this ये कुछ डाटा दे रखा है। According to Newman, the answer given by the student is an example of on the so the answer must be 20। मतलब इसने कंपेयर करके आंसर दिया, इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव एरर आएगा। अगेन पेडागोजी मैथ की है।
वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहले आया था, इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द अबव कॉन्टेक्स्ट। तो उसका ऑप्शन दिया एस्टिमेशन इज यूज इन डेली लाइफ मैथमेटिक्स, हेंस द टीचर शुड अप्रिशिएट द स्टूडेंट एस्टिमेशन ऑफ आंसर टू द नियर एक्यूरेसी। ये देख लेना आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, ग्राफिंग है, सॉल्विंग बैकवर्ड, रोड मेमोरी। मैथ्स में रोड मेमोराइजेशन की कहाँ यूज़ होगा? ये सिर्फ फॉर्मूले में आता है, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पूछा तो सीधे से ऑप्शन 3 पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैथमेटिक टीचर पोज द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हिज स्टूडेंट, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव नेगेटिव इंटीजर। द अबव क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड, क्योंकि ऐसे तो कितने सारे पेयर आप फॉर्म कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड क्या होता है? जिसका जो आंसर है वो डेफिनेट हो, या तो येस के फॉर्म में, या तो नो के फॉर्म में, या तो बस वाई से पूछा गया हो तो उसका एक रीज़न आप बता दोगे, वेयर पूछा हो तो प्लेस बता दोगे। लेकिन जब हाउ पूछता है या जब पूछता है एक्सप्लेन, तो ओपन एंडेड में आता है, तरीके के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एम्फेसाइज दैट स्कूल मैथमेटिक्स मस्ट बी एक्टिविटी ओरिएंटेड। मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो आया था वो कहता था कि स्कूल की जो होती है, मैथ्स होती है, वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होनी चाहिए, क्रिया प्रधान शायद। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि इट हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप स्किल टू लर्न लाइवलीहुड। ऐसा तो नहीं है, मतलब जीवन यापन से तो कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, मोटिवेट स्टूडेंट टू सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। ये भी मेरे ख्याल से गलत है। इट प्रोवाइड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। ये हो सकता है, इट प्रोवाइड रिक्रिएशन टाइम टू चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लास। तो सी और डी होना चाहिए इसका। देखते हैं सही आंसर कौन सा है। बी एंड सी। इट मोटिवेट, अच्छा बी का ऑप्शन दिया, अच्छा सी और डी ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए से बी और सी दिया गया है। इट प्रोवाइड, बी क्या है, इट मोटिवेट स्टूडेंट टू सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, और सी है इट प्रोवाइड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। अगर डी दिया रहता तो ये भी सही होता, पर डी नहीं दिया है या ओनली डी दिया है, तो हम बी और सी को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए बेस्ट ऑप्शन हम इसमें चूज़ करेंगे बी, मतलब सी। थर्ड, मैं भी क्या बोल रही हूँ। अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम अ स्टूडेंट काउंट ऑन हिज फिंगर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन एडिशन इन फॉलोइंग वे, 9 + 3 this. Which of the following statement is most appropriate regarding the above process used by the student? This process should be ignored as it is not algorithm. ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे का कोई प्रोसेस इग्नोर नहीं कर सकते। Second, the student is unable to use the cumulative law of addition in solving problem on addition. हाँ, वो एक साथ नहीं ऐड कर पा रहा है, इसलिए वो एक एक करके जोड़ रहा है। तीसरा है, द स्टूडेंट शुड बी डिस्करेज टू काउंट ऑन फिंगर्स एज इट इज़ नॉट अ, बच्चों को हम डिस्करेज नहीं करते। इट इज़ एन अप्रोप्रिएट एल्गोरिथम टू सॉल्व द, अप्रोप्रिएट है हम ये भी नहीं कह सकते, उसमें कुछ कमी है, हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो यही है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, the rates of various stationery items are given below. यहाँ इसे सॉल्व करना है। सही आंसर, हरप्रीत बाय 1 पैकेट ऑफ पेंसिल, 2 पैकेट ऑफ पेन, 3 इरेजर, 1 शार्पनर, 2 पैकेट ऑफ
पेस्टल सीट्स एंड वन रूल है, हाउ मच वुड इट रिक्वायर्ड। तो जितने नंबर दिए उनका लिख लो और ये एक एक का दाम दे रखा है, इंटू करके सम अप कर दो। इसका सही आंसर फर्स्ट है। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम NCF 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ विजन ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर डूइंग मैथमेटिक्स। पहला है स्टूडेंट वर्किंग इन ग्रुप एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट strategies to solve a problem while making connection with real life situation। तो ये तो अच्छी बात है। स्टूडेंट सॉल्विंग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एग्जाम्पल सॉल्व बाय टीचर। ओके, द टीचर रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड सीइंग मिस्टेक एज अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर लर्निंग। हम मिस्टेक को अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहा है, ये भी सही है। स्टूडेंट कॉपिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, ये सही नहीं है। तो इसमें सी सही लग रहा है, ए सही लग रहा है। स्टूडेंट सॉल्व टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एन एग्जाम्पल सॉल्व बाय टीचर। तो इसका ए और सी ज़्यादा सही लग रहा है। देखते हैं आंसर, ए और सी है, क्योंकि फर्स्ट वाले में जो है उसे रियल लाइफ का एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में उसे पता चल रहा है, तो वो अप्लाई कर पाएगा कल को उसके सामने वैसी सिचुएशन आती है तो। और सी में दिए रखा है कि जो उसने पहले से सीख रखा था उसी को मतलब वही है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब उसमें जो टीचर है वो बच्चे की गलतियों को एज अपॉर्चुनिटी के टाइप में देख रहा है कि लर्निंग की, हाँ अभी इसमें सीखने की कोई क्षमता है, मतलब उसकी एरर्स को बाधा की तरह नहीं ले रहा है। इसलिए ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है, तो मतलब पॉजिटिव है, तो ये दोनों सही होंगे। मैंने तो ऐसे ही सॉल्व किया था। 19, a primary school mathematics teacher want her students to appreciate the use of data handling in daily life for organizing, representing and interpreting the information. Which of the following would help the teacher to achieve the learning outcome? ओके, वो चाहता है कि कोई टीचर है, वो चाहता है कि डाटा हैंडलिंग के बारे में स्टूडेंट को अच्छे से पता हो, ठीक है, वो उसे यूज़ कर सके। तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? टीचिंग दैम वेरियस फॉर्मल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डाटा। सिर्फ ये बता देंगे कि डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे तो कुछ होगा नहीं। डिस्कसिंग सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ द टेक्स्ट बुक, अगेन डिस्कस क्या इन्वॉल्व नहीं हुआ इसमें स्टूडेंट। एक्सप्लेनिंग वेरियस वे, अगेन इसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं है। यूजिंग वेरियस रेलवे टाइम टेबल सर्वे पब्लिश इन द न्यूज़पेपर, ये सही है क्योंकि ये रियल लाइफ से बच्चा कनेक्ट कर पाएगा इसमें। नेक्स्ट है, अ क्लास 5th स्टूडेंट इज एबल टू क्लासीफाई two-dimensional shape into categories based on their properties according to the Van Hessel theory of geometrical development. She is at dash level of geometrical reasoning. अच्छा, ये कैटेगराइज कर पा रहा है, तो वैन हेस्ली ने कितने लेवल दिए थे? मुझे इसके लेवल याद नहीं है। एनालिसिस, ये इसका सही आंसर, हाँ पहला रिकग्नाइज करना, जब बस पहचान लेता था। 5 लेवल थे शायद वैन हेस्लिंग के, 5 या 4 ऐसे कुछ लेवल थे। तो ये एनालाइज कर पा रहा है, क्योंकि 3 के बारे में तो मैंने पढ़ा था। अगेन वो उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उन्हें कैटेगराइज कर ले रहा है, तो इसका मतलब वो एनालाइज कर पा रहा है दो चीज़ों के बीच में। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा ए। वाह, ए बोल रही हूँ। 4th एनालिसिस, रिकग्निशन, जब सिर्फ पहचान कर पाए कि हाँ बस ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है, ये सिर्फ पहचान कर पाए। इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन भी होता है, रिकॉग्नाइज, ज्योमेट्री लेवल, कॉम्प्रीहेंशन, पता नहीं 5 लेवल होते हैं।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं, देख लेना अच्छे से। इन मैथमेटिक्स फ्रॉम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट वी abstract a set of natural number. In this set we include 0 get a set of whole number. We include negative number in this set to get a set of integer. To integer we add positive and negative fraction to get a set of rational number. The above statement reflect hierarchical nature of mathematics. हाँ, क्योंकि इसमें बता रखा है कि देखो नेचुरल नंबर है, कुछ कुछ सेट है नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 कहाँ तक होता है, जो 9 तक, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं, अगर हम इसमें ज़ीरो को ऐड कर दें, प्लस करते ज़ीरो, तो हमें होल नंबर मिल जाता है। देखो नेचुरल नंबर 1 से लेके 9 तक, अगर हम इसमें ऐड कर दें ज़ीरो को, तो यही चीज़ बन जाती है होल नंबर। अब बोलता है अगर इसमें हम होल नंबर में नेगेटिव और पॉजिटिव भी ले लें, तो ये पूरा बन जाएगा इंटीजर। तो ये क्या बताया है, ये हायरार्की ही तो बता रहा है कि इससे ये बना और इससे ये बना, और इंटीजर से मतलब नेचुरल से होल बन रहा है, होल से इंटीजर बन रहा है, इंटीजर से रैशनल बन रहा है, इंटीजर से रैशनल बन रहा है। नेक्स्ट, which of the following tool या tools of assessment is appropriate for student facing mathematical anxiety? मतलब कौन सा टूल सही होगा अगर कोई बच्चा ऑलरेडी मैथ से डरता है। नॉर्म, रेफरेंस असेसमेंट, कोऑपरेटिव लर्निंग असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो कोऑपरेटिव और डी, मतलब बी और डी होना चाहिए। हाँ, तो ये रहा, बी और डी सही है, क्योंकि कोऑपरेटिव में क्या होता है, हम बच्चे की हेल्प करते हैं, और फॉर्मेटिव में क्या होता है, हम जब वो सीख रहा होता है तभी हम उससे उसका असेसमेंट करते हैं और वहीं पे उसे करेक्ट करते हैं, इसीलिए इसका फॉर्मेटिव और कोऑपरेटिव सही होगा। समेटिव एकदम लास्ट में होता है तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, तो इसका ये रूल बेस्ड होगा, तो इसका भी कोई यूज़ नहीं है। जब बच्चा ऑलरेडी डरता है तो उसको नॉर्म्स बेस्ड असेसमेंट करेंगे तो उसको क्या सीखेगा। Rakesh and Sania are discussing with each other. Rakesh says the radius is double of the diameter and Sania says it is half of the diameter. Which of the following is the correct option? Okay. दो बच्चे हैं, राकेश और सानिया, ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जो डायामीटर है किसका, जो डायामीटर होता है, एक बोलता है कि जो रेडियस है वो डबल होता है डायामीटर का, यानी R इज इक्वल टू 2D, और दूसरी सानिया बोलती है कि इट इज़ हाफ ऑफ डायमीटर, यानी R इज इक्वल टू हाफ ऑफ D। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, ऑब्वियसली द रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो सानिया सही है, ठीक है। सानिया इज़ करेक्ट एंड राकेश इज़ रॉन्ग। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था ये, जैसे ही क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बना के पूछ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस इन प्राइमरी क्लास, मतलब फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट हो गया, कौन सा स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है। पहला, राइटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन एंड मेकिंग अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन। ओके, दूसरा देख लेते हैं, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रैक्शन एंड आस्क स्टूडेंट टू राइट 10 सिमिलर एग्जाम्पल। नहीं, इसमें तो कुछ नहीं बच्चा सीख पाएगा। तीसरा, यूजिंग पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी। हाँ, पेपर हमेशा फ्रैक्शन के लिए पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी यूज़ की जाती है। विथ सिमेट्रिकल कट ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन। इसका सही आंसर तीसरा ही है, और ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, बच्चों को समझा रहे हैं कि हम कुछ रटवा रहे हैं। नेक्स्ट है, द हाइट ऑफ 5 पर्सन्स इज गिवन बिलो। व्हाट इज द सम ऑफ हाइट इन मीटर। कि यूनिट कन्वर्जन का बस फॉर्मूला लगा देना, इन सबको सम करके यूनिट कन्वर्ट कर देना है, बता देना है।
तो इसका सही आंसर 8 मीटर 1 सेंटीमीटर। द मैथमेटिक टीचर poses the following question to her class. Take 4 digits 7, 8, 4, 6. Make the smallest and the largest 4 digit numbers such that no digit is repeated in them. ठीक है, इस इन्हीं डिजिट का यूज़ करके 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है। After the various response of students, she asks the student, think about the arrangement of the digit in both the number you have formed. Can you say how the largest and smallest number is formed? Write down your procedure. Which of the following statement is most appropriate? मतलब उसने पूरा प्रोसेस बता दिया कि टीचर ने क्या क्या कहा, बच्चों ने क्या क्या रिस्पॉन्स दिया। अब हमें ये बताना है कि उसने कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द अबव। अब इतना सब करने के बाद कौन सा मतलब चीज़ सही है इस रिस्पेक्ट में, हमसे ये पूछा है। द टीचर वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द आंसर। हाँ, ये मतलब टीचर जानना चाह रहा है कि बच्चे ने क्या सोच के ये नंबर पर्टिकुलर नंबर बनाया है। ये तो सही है। अब देखते हैं बाकी के क्यों गलत है। द टीचर इज सेविंग हर टाइम फॉर असेसिंग। नहीं, सेविंग जैसा कुछ नहीं है। टीचर जब भी क्लास में है तो वो अपना टाइम नहीं सेव करेगा, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव बस एक होता है कि बच्चे को समझ आ रहा है, बच्चा सीख रहा है कि नहीं, ये देखना। दूसरा, द टीचर इज कीपिंग द स्टूडेंट्स इंगेज। नहीं, इंगेज जैसा भी कुछ नहीं है। द टीचर इज कन्फ्यूजिंग द स्टूडेंट हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर सो डैट दे चेक देयर आंसर्स। कन्फ्यूज़न की भी कोई बात नहीं है इसमें, बस एक ही है कि टीचर चेक करना चाह रहा है कि बच्चे ने जो आंसर लिखा है वो रटा तो नहीं है, उसे समझ आया उसने किस प्रोसेस से इसे किया है, मतलब उसकी रूट तक जा रहा है टीचर। हाँ, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव फॉर्मेटिव के ये दूसरा क्वेश्चन है, नहीं तीसरा क्वेश्चन है। एंड टर्म एग्जामिनेशन, हाँ, क्योंकि ये समेटिव का पार्ट होता है। अब क्योंकि यही सही आंसर है, बाकी की गलत है, क्योंकि गलत फॉर्मेटिव के लिए मतलब समेटिव क्वेश्चन, स्टूडेंट पोर्टफोलियो, फील्ड ट्रिप और एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये सब यूज़ होते हैं फॉर्मेटिव में। ओके, नेक्स्ट है बस भी करो। मैथमेटिक्स हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल विच इज़ far moved from the everyday speech of the student. Which of the following is most appropriate in the context of the statement? एक स्टेटमेंट दे रखा है कि लैंग्वेज सिंबल और वर्ड जो है वो मैथमेटिक की लैंग्वेज है, ठीक है, जिसे हम रेगुलर कभी बोलते नहीं हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? टीचर शुड कॉन्टेक्चुअलाइज द मैथमेटिक प्रॉब्लम एंड मेक मैथमेटिक अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। ओके, मतलब बोला कि जितनी भी मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं रियल लाइफ की, ठीक है, उन्हें रिटन फॉर्म में स्टूडेंट के सामने मतलब प्रेजेंट करे टीचर, ताकि बच्चे जो हैं उसे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकें। तो ये तो सही है। टीचर शुड डिस्प्ले द चार्ट। अगेन डिस्प्ले का कोई यूज़ नहीं है। टीचर शुड फोकस ओनली ऑन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। अगर वर्ड प्रॉब्लम पे ही फोकस करेगा तो फिर वो रियल लाइफ से ज्वाइन कैसे कर पाएगा? मतलब 2+2 4 होते हैं, ये हमें पता है, लेकिन 2+2 4 होते हैं, इसका यूज़ हम कहाँ करें? अगर हमें यही नहीं पता तो 2+2 4 होते हैं ये जान के हम क्या करेंगे? ये सीधी सी बात है कि अगर हम सब्जी वाले के पास जाके अगर हम कुछ लेते हैं और प्लस माइनस नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसे पेपर में कितना भी रगड़ रगड़ के कर लें, इससे कोई यूज़ नहीं है। टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट मेमोराइज द वोकेबुलरी एंड सिमिलर। अगेन नो यूज़, तो इसका फर्स्ट आंसर ही सही है। द फैक्टर ऑफ एनी नंबर आर डैश द नंबर। फैक्टर जो होता है किसी नंबर का वो क्या होता है? इक्वल नहीं, इक्वल टू और लेस देन। हाँ, या तो किसी नंबर के बराबर होगा या तो उससे कम होगा फैक्टर। इसे करके भी देख सकते हो।
लास्ट क्वेश्चन है, फाइनली मैथ्स खत्म। 3 friends receive message on the mobile phone at an interval of 20 minutes, 30 minutes and 45 respectively. They start receiving message together at a particular time. How much? ओके, ये प्रोबेबिलिटी का है, नहीं, इसमें इनका एलसीएम निकालना है, फिर आंसर निकलेगा। तो इसका सही आंसर है 3R। ओके, नाउ हमने सीडीपी कवर कर लिया, मैथ्स कवर कर लिया, ये एनवायरमेंटल साइंस है। और इसके बाद कौन सा आएगा? Environmental science. Identify the most suitable characteristics from the given option about the honeybee. Only the queen bee lay the eggs. Factual question है, कुछ समझाने लायक नहीं है। The male bee have no special role as a worker. All female bee lay the eggs. Worker bee look for food and bring it to the beehive. इसका ए बी एंड डी सही है। वर्कर बी का काम भोजन कलेक्ट करना ही होता है। मेल का रोल वर्कर का होता है और क्वीन जो है वो एग ले करती है, सारी फीमेल्स नहीं करती है। डो कहते हैं जो फर्टिलाइज वर्कर की तरह काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी, ए बी एंड डी। Dramatization is considered as a good method for teaching learning of EVS for slow learner, which is the most appropriate reason for selecting dramatization for them. अच्छा, ये सबसे अच्छा कारण क्या है इसका? The traditional drama technique make it easy for them to relate to a concept. कह सकते हैं interactive drama stay with students memory for long. ये भी सही है। Slow learners enjoy acting a lot. इन्जॉय का जैसा कुछ नहीं है, बस वही है कि हाँ ज़्यादा देर तक ये हमारे दिमाग में रहता है। तो ए और बी हो जाएगा। पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक आर कॉल्ड फैंग। नेक्स्ट है, पश्मीना वेराइटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एनिमल? गोट। ये तो प्रीवियस ईयर का ही है, जो तैयारी करते होंगे पहले उन्हें पता होगा। झूम फार्मिंग इज स्लैश एंड बर्न, ये तो हम पता नहीं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट? इसका था गिलहरी, ये एनसीईआरटी का था। स्क्वेरल, हाँ। रोनाल्ड रॉस received Nobel Prize in Medicine in 1902 for discovering that, ये भी एनसीईआरटी का है, मलेरिया इज ट्रांसफर्ड बाय मॉस्किटो। एनसीईआरटी रट डालना, घोल के पी जाना। रोड मेमोराइजेशन मेथड है ना, उसका यूज़ कर लेना, सीटेट पास हो जाएगा बहुत अच्छे से, बहुत ईजली। अंडर द थीम मैपिंग फॉर क्लास थर्ड, which activity would be the most appropriate for student? Ask them to draw the route from their home to the school. हाँ, इनसे पता चलेगा अब से उन्होंने हर एक चीज़ को देखा होगा तो उसे लोकेट कर पाते हैं या नहीं। A teacher has to teach the sub-theme animal to class first. Student, which of the following strategy is most appropriate to transact this theme to the learner? इसका सही आंसर है टेक स्टूडेंट ऑन अ ट्रिप टू द जू टू गिव देम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। जो लोग कह रहे थे लास्ट ईयर से नहीं आया है, अब कह रहे होंगे कि आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज? इशू कंसर्न ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस। हाँ, तो एनवायरमेंटल साइंस में साइंस और सोशल साइंस दोनों ही इशुओं को हम क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। अभी मलेरिया वाला देखे ही क्वेश्चन, सोशल साइंस से हो गया, मतलब साइंस से हो गया। और घर से लेके स्कूल तक आना मैपिंग वाला वो सोशल साइंस का पार्ट हो गया। मिल गया आंसर।
वर्मी कंपोस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, ये अर्थ फॉर्म का है, ये भी बचपन से पढ़ रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ट्रैप्स एंड ईट इंसेक्ट? पिचर प्लांट. इसे फ्लावर बास्केट भी कहते हैं ना, फ्लावर बास्केट. इंसेक्टिवोरस प्लांट भी यही है. तो कस्कुटा टोटल स्टेम पैरासाइट होता है. EVS textbook support student to construct knowledge through all issue. ऑल इशू मतलब साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ठीक है, हमारा लैंग्वेज का हो गया, हर एस्पेक्ट. मेमोरी की बात नहीं करता है, डिस्क्रिप्शन की बात नहीं करता. सिर्फ EVS नहीं होता. EVS का मतलब ही है हर सब्जेक्ट. इन्वायरमेंटल साइंस, हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास में प्रेजेंट सारी चीज़ें. In class 5th chapter across the wall, a teacher Arif allows students to share experience of sports they play. Which of the following best example his attempt? मतलब कि अपना एग्जाम्पल देखिए वो क्या बताना चाह रहे हैं. तो इसका डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग नहीं, अपना एग्जाम्पल देखिए क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. वैल्यू रिलेटेड टू स्पोर्ट नहीं. डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू लाइक सिमिलर गेम for boy and girls, equal opportunity for all and team spirit. तो इसका ये है, टीम स्पिरिट डेवलप करना चाह रहे हैं. आदित्य is an gifted boy and feels his class teacher should cater to his curiosity. What intervention is his teacher required to make? Use some customized material to teach him. गिव हिम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा क्या होता है? हम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों देंगे? बीइंग मोर अफेक्शनेट. अच्छा, अगर हम मोर उससे ज़्यादा ही अपनापन या घनित्व दिखाएंगे तो बाकी बच्चों को क्या होगा? गिव एक्स्ट्रा टाइम टू हिम. ओके, यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला जो प्रिंसिपल है वो फेल कर जाएगा, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ए. उसे इंगेज रखने के लिए हाँ उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मतलब कस्टमाइज मटेरियल बिल्ड करके दे दे, वो उसकी लर्निंग और होगी. इंडिकेटर है. इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन EVS इज डिस्कशन. बेस्ट थिंग डिस्कशन, इन्वॉल्व होती है हर चीज़, और इससे भी एक्सपेरिमेंट होता. इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इमिट कार्बन मोनोऑक्साइड. सभी को पता है, सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट भी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक फाउंड इन इंडिया? ऊपर पॉइजनस के बारे में पूछा था, पॉइजनस फैंग. स्नेक से 2 क्वेश्चन हो गए. इंडियन रॉक पाइथन. ओके, नेक्स्ट, ये याद होना चाहिए. A technique of watering plant by making use of narrow tubing which deliver water directly at the base of the plant is called drip irrigation. इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जाता है और पानी सेव भी होता है और वेस्ट भी नहीं होता, जितना चाहिए उतना उन्हें मिलता है. Which of the following is the most suitable to transact EVS in primary classroom? Inquiry based teaching, चॉक एंड टॉक मेथड. नहीं, प्राइमरी में चॉक एंड टॉक का कोई रोल नहीं, क्योंकि बच्चे जो है वो एक्टिविटी करना पसंद करते हैं, खेलना कूदना पसंद करते हैं, इसलिए इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग. जज एंड मग अप्रोच ये भी नहीं है. जज एंड मग क्या होता है? लेक्चर मेथड, लेक्चर दे दोगे वो सुन के चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है. ये लेक्चर मेथड बेस्ट है बड़े लोगों के लिए. Child-centered classroom ensure conducive environment for student to learn. Which of the following suggests the same? Conducive यानी activity based. Teacher provide learning situation that give student an opportunity to observe. सबसे पॉजिटिव चीज़ें मिल गई हमें, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ऑब्जर्व करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए और डेवलप करने के लिए अंडरस्टैंडिंग, वो भी हर एस्पेक्ट में. तो यही सही है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे.
टीचर रीड टेक्स्ट बुक रीड करने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कंड्यूसिव यानी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो उसमें। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, मलेरिया, निमोनिया, डेंगू। मॉस्किटो क्या करता है, या चिकनगुनिया। चिकनगुनिया के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, ऐड आता था ना, उसने मुझे ये हेल्प की थी याद करने में। डेंगू फीमेल एनोफिल मॉस्किटो से, और निमोनिया नहीं, ये ऊपर मलेरिया दिया हुआ था यानी ए सी और डी, यही है। चिकनगुनिया के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए पानी को भरने ना दें। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ चिनकोना ट्री इज यूज टू ट्रीट मलेरिया, बार्क। ये टीजीटी पीजीटी में अब तक आता है, फेवरेट क्वेश्चन है। Field visit are important in EVS teaching. Which of the following is true for such visit? Going to place of your choice ना, हम ऐसे तो हम पार्क में चले जाएंगे, हमारी चॉइस का, ऐसा थोड़ा होता है। बच्चे जहाँ जाके कुछ सीख सके, ऐसा फील्ड ट्रिप होना चाहिए। गोइंग टू प्लेस नियर द स्कूल विथ प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी, ये प्री प्लानिंग हो गई, फॉलो अप एक्टिविटी होगी, और स्कूल के पास भी हो, तो ये आंसर सही है। गोइंग टू द डिस्टेंट एंड वेल नोन प्लेस, डिस्टेंस में बच्चों को घर वाले परमिशन ही नहीं देंगे, आप क्या लेके जाएंगे। गोइंग टू, और उन्हें मैनेज करना भी कितना मुश्किल होगा। नियर बाय प्लेस, एवं ही नियर बाय, ना कोई ऑब्जेक्टिव है, ना कुछ है, ना प्लान है कि बच्चों को कैसे संभालेंगे, कितना उन्हें क्या प्रोवाइड करेंगे, उनकी मील क्या होगी, सारी प्री प्लानिंग होती है। हम लोग जब गए थे बीएड में, इवन बड़े तक को लेके जाते हैं ट्रिप में, तो प्लान करके जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। An EVS classroom should be a happy classroom. Which one of the following statement is true in this regard? First, a teacher remains happy in the class and student follow her instruction happily. हैप्पी का क्या मतलब है, बस हंसता हुआ फेस रखे और इंस्ट्रक्शन देता रहे, तो बच्चे क्या सीखेंगे इससे। सेकेंड है ऑब्जर्व, एक्सप्लोर, आस्क क्वेश्चन एंड डू एक्टिविटी, ये सबसे सही है। जहाँ डू एक्टिविटी है, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब कि कुछ सीख रहे हैं, उनके अंदर कोई डाउट है, अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं, और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यही क्लासरूम की एक हैप्पी क्लासरूम की क्वालिटी है, इन्हें अच्छे से याद कर लो। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट्स experiment helps student in understanding the role of the scientist. Arrange the step given below of scientific method in a proper sequence. Record result and draw conclusion, ये तो लास्ट होना चाहिए। Propose a hypothesis, ये फर्स्ट होना चाहिए। Ask a question, test the prediction, make the prediction, make an observation. Okay, पहले prediction करेगा, फिर हाइपोथेसिस बनाएगा, फिर हाइपोथेसिस बनाने नहीं, पहले हाइपोथेसिस बनाएगा, फिर प्रिडिक्ट करेगा, फिर टेस्ट करेगा प्रिडिक्शन को, फिर क्वेश्चन पूछेगा, फिर ऑब्जर्व करेगा, और फिर रिजल्ट, और फिर कंक्लूजन। ओके, देख लेते हैं हमारा आंसर। 4 पहला है हमारा, टेस्ट द प्रिडिक्शन, फिर उसके बाद 6 है मेक एन ऑब्जर्वेशन, फिर है 3 आस्क अ क्वेश्चन। ओके, मेरा गलत है, ये सीक्वेंस भैया याद कर लो आप लोग। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। फैमिली ट्री इज़ अ यूजफुल टूल फॉर डेवलपिंग एनालिटिकल थिंकिंग amongst children. It is the only about the immediate family member, नहीं, फैमिली ट्री में सिर्फ इमीडिएट नहीं आते, दादा परदादा सब आते हैं। It is about joint family and their relationship. It pertain to relationship between member of the family across several generation. ये आ गया several generation, यही है हमारी फैमिली ट्री।
हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यही आंसर हमारा सही है। ठीक है, या ओनली ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते। The best strategy of giving students the experience of biological diversity is take them to a bird sanctuary. Good, मुझे भी bird sanctuary जाना है। Biodiversity. Take them to a bird sanctuary for observing. Giving talk and lecture नहीं, experience देना है उन्हें। तो बातों से experience नहीं मिलेगा, बुक से experience नहीं मिलेगा, और डॉक्यूमेंट्री से भी नहीं मिलेगा। खुद जाके देखेंगे तब मिलेगा, और वो कहाँ हो सकता है? वो बर्ड सेंचुरी में हो सकता है। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर एट लीस्ट 25 years हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड वॉट इज ग्रोन ऑन इट। दिस एक्ट इज डिराइव फ्रॉम राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, याद करने वाला फैक्ट है। तो इन्वायरमेंट के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद लैंग्वेज के क्वेश्चन थे। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दोनों बच्चे हैं। तो लैंग्वेज के सारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इन्हें करवाने का कोई मतलब नहीं है। पैसेज पढ़ो, आंसर देखो, पैसेज पढ़ो, आंसर देखो। लास्ट के कुछ वो क्या बोलते हैं, पेडागोजी बेस्ड भी थे, शायद 1 या 2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं आए थे। देखो सारा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, सारा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। और एक मिनट, हाँ आदतों को, अच्छा यहाँ से 16। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से क्या मतलब है? ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी यानी इनोवेशन और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना हो। तो इसका आंसर सही है। इनोवेशन की जहाँ पॉसिबिलिटी होगी वहीं क्रिएटिविटी होगी, तो इससे हमारा फर्स्ट आंसर सही हो गया। अच्छा, इसमें एक सजेशन देना चाहती हूँ कि इंग्लिश वाले हिंदी की पेडागोजी बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, समझ नहीं आते टर्म्स। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते या सुनते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति है। ऐसा तो नहीं है। विद्यार्थी पठन सामग्री के लक्ष्य शब्द यानी टारगेट चिन्ह करते हैं, ऐसा भी नहीं है। अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देती है। भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास नहीं करते हैं। भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। अच्छा, पठन सामग्री यानी टीचिंग एड, जिसका विद्यार्थी अभ्यास कर सके। इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है, स्टेप नहीं है? ओके, गलत बताना इसमें तो। हाँ, ये 4th वाले ही गलत है क्योंकि ड्रिल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये गलत है। पढ़ने सुनने में भी हाँ उसका पता चलता है व्याकरण का। ठीक है, अगर टारगेट वर्ड को अगर हमें ढूंढना रहता है किसी शब्द में तभी भी हमें व्याकरण का पता चलता है, पर 4th में नहीं चलता, इसलिए ऑप्शन 4th ही सही हो जाएगा। स्टीफन क्रेशन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी की अवस्था में आई की अवस्था में है तब I+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है? ये तो मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आया था। अबोधगम्य निवेश जो भी है, ये आप देख लेना, जिसे समझ आए वो मुझे अब समझा देना ताकि मेरे सुपर टेट में काम आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? मतलब कौन सी शिक्षा भाषा की अवधारणा नहीं है? ओके,
मुद्रित समृद्ध परिवेश, ध्वनि विज्ञान, डिसलेक्सिया, ध्वनिक साउंड। ओके। भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? सचेत, स्वाभाविक और सुविचारित, स्वाभाविक और अवचेतन में है। तीसरा सही है इसका। स्वाभाविक को क्या कहते थे? मैं इंग्लिश में अब टर्म भूल गई। एक्वायर की जाती है, एक्वायर की जाती है, लर्न नहीं की जाती है, ठीक है। और अवचेतन यानी अनकॉन्शियसली हम सीख लेते हैं। ट्रांसलैंगुलिंग से क्या तात्पर्य है? ट्रांसलैंग्यूजिंग, पारंपरिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को पुनर्बलन करना। इसका सही आंसर बस देख लेते हैं, क्या है? सेकंड। पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना। ओके। फिर नेक्स्ट है, विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशबैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है? इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है? बोधगम्य क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री। लॉजिकल, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। फिर है बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंग्विज्म हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषी के प्रति विकसित दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था? हस्तक्षेप। हाँ, मतलब पहले हम अगर जो सेकंड लैंग्वेज है उसे हम इंटरफेरेंस के रूप में लेते थे कि हाँ वो बाधा पहुंचाती है सीखने में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नॉम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? व्याकरणिक दृष्टि से सही है पर पसंद नापसंद व्यक्त करता है। व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। यही है, अब ग्रामेटिकली सही है सेंटेंस पर उसकी जो मीनिंग नहीं निकल रही है। मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है। उसने कहीं से अच्छा और हुम जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्यान नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हो। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के प्रयोग को ढूंढना चाहिए। शब्दकोश देखना चाहिए। ये इसका हो जाएगा सही आंसर बी। बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए, क्योंकि जब भी हम उसका एग्जाम्पल ढूंढते हैं तो हम किसी वर्ड की मीनिंग को हम कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे समझ सकते हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है? मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या सही है? यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है। यह भारत संघ की कार्यालयी भाषा है।
यह भारत संघी का कार्यक्रम ये यही है, सेकंड सही है। सह परिणामतः, इसीलिए, इससे आगे और हालांकि जैसे किसके उदाहरण है? योजक है, योजक उपकरण के उदाहरण है। कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए। तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे। खुशनुमा कक्षा। नहीं, बोलना बंद करो, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे। तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है। समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है। कृपया समूहों में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। यही सही है। ये दिमाग उड़ा देना क्या है? तुम पछताओगे से क्या है? ऐसा थोड़ी ना टीचर बोलता है। ओके, लैंग्वेज सेकंड मेरा इंग्लिश था। इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन के 15 क्वेश्चन, 2 पैसेज आए थे और 15 क्वेश्चन थे आपके पेडागोजी। इसे भी जल्दी से देख लेते हैं। गाना गाने का मन करने लग जाता है अचानक। आगे दिख रहा होगा। मदर टंग बेस मल्टीलिंगुअलिज्म इज every learner began her schooling in her mother tongue home language and move on to add many more language in school। यही है मदर टंग मल्टीलिंगुअलिज्म कि पहले वो अपनी मातृभाषा सीखता है, फिर धीरे धीरे उसमें दूसरी भाषाएं ऐड होती रहती हैं। इसे हम जल्दी से कवर करते हैं। 15 क्वेश्चन है। लैंग्वेज अवेयरनेस मीन्स हैज़ कॉग्निटिव एडवांटेज। फर्स्ट ऑप्शन सही है। डिसएडवांटेज क्यों होगा भाई? डू वी नो एग्जैक्टली वेयर द एक्शन टेक प्लेस? दिस क्वेश्चन इज चेकिंग फैक्चुअल रीडिंग, चेकिंग इन्फेरेंशियल रीडिंग, मतलब कंक्लूजन के बेसिस पे, तो इसका बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ लर्नर सेंटर क्लास कैसी होती है? लर्नर सेंटर क्लास टेक इनटू कंसिडरेशन प्रियर, हाँ, लर्नर सेंटर क्लास वो होती है जिसमें लर्नर की प्रीवियस नॉलेज को वैल्यू की जाती है और उसके एक्सपीरियंस को उससे मतलब क्या कहते हैं, लिंक किया जाता है। मतलब उसके प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों को कंसीडर किया जाता है, वही है लर्नर सेंटर्ड। सेल्फ लाइन बनाने जैसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्मॉल नंबर स्टूडेंट, ऐसा भी नहीं है। हमेशा में नेगेटिव ऑप्शन को ना एलिमिनेट करना है। ये तुक्के मारने की ट्रिक है। इसमें दिया सोएब यूज अ रीडिंग पैसेज टू टीच पास्ट परफेक्ट टेंस। ही गेव एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द रूल to students and practice the structure. The students are still not doing well on practice activities. Suggestions for Soeb are provided below. Choose the one that does not fit. अच्छा, मतलब कि वो पास्ट टेंस पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पर एग्जाम्पल भी दिए, उसने रूल्स भी बताए, पर बच्चों को समझ नहीं आ रहा, बच्चे फिर से गलतियाँ कर रहे हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए, हमसे ये पूछा है। नहीं, टीचर को जो करना चाहिए उसकी कुछ सजेशन दिया है, तो उसने पूछा कि कौन सा इनमें से इसमें फिट नहीं बैठता, मतलब कौन सा उसे नहीं करना चाहिए। तो दिया है कम्युनिकेट बेटर विद स्टूडेंट एंड हेल्प देम प्रैक्टिस ऑफ्टन, ये तो सही है। मोटिवेट स्टूडेंट एंड प्रोवाइड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन एड्रेसिंग लर्नर्स लेवल ऑफ नॉलेज, ये भी सही है। ब्रिंगिंग ऑडियो एक्टिविटी ऑडियो रिकॉर्डिंग टू क्लास एंड आस्क देम टू लिसन करने से पहचान कैसे होगी? तो ये थर्ड वाला ही है कि फिट नहीं बैठता। एम्प्लॉय कोरल ड्रिल टू टीच ग्रामर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन? क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट,
ब्रेन लेसन एंड कंट्रोल, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन illustration of assessment for learning? Annual examination, midterm, illustration of assessment for learning, मतलब सीखने के लिए किया गया। तो इसका होना चाहिए मिड टर्म होना चाहिए, प्रोफाइल होना चाहिए, वीकली असेसमेंट होना चाहिए। तो 2 4 2 3 4 होना चाहिए। हाँ, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बताना है इसका, तो वीकली असेसमेंट आ जाएगा। ठीक, मूव करते हैं। फाइनली मोर एवर, जैसे उसमें इसलिए दिया था ना, वही वाला क्वेश्चन। तो इसमें हमें बताना है कि ये सब वर्ड किस चीज़ के एग्जाम्पल है, कोहेसिव डिवाइस के। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कोहेसिव डिवाइस क्या होता है, कोहेंशन क्या होता है, वोकैबुलरी क्या होता है, ग्रामर एरिया क्या होता है। नेक्स्ट, बहुत थक गई हूँ, ना पढ़ने का मन कर रहा है ना पढ़ाने का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन इज इनकरेक्ट? टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन हेल्प यू फोकस ऑन ऑल यूज ऑफ अ ग्रामर पॉइंट, ये तो सही है। टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन फॉलो अ गाइडेड डिस्कवरी, ये पहले का मार्क है, हाँ, गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच वेयर स्टूडेंट फाइंड आउट अबाउट द लैंग्वेज देमसेल्फ। हाँ, ये भी सही है कि पहले से जो रूल होता है वो दे दिए जाते हैं और स्टूडेंट जो है खुद फाइंड आउट करता है। वाइल प्लानिंग टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन टीचर शुड क्रिएट टेक्स्ट ऑफ देयर ओन टू। हाँ, खुद का भी बनाया हुआ हो। क्या इनकरेक्ट बताना है हमें। दीज लेसन इन्वॉल्व explicit grammar teaching and describe the rules for लर्नर को रूल्स रटवाने थोड़ी ना जो उसे इतना एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसका 4 आंसर हो जाएगा सही। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकॉग्नाइज multilingualism and the power of language as essential for learning in school। बस नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा हमारा हिंदी में भी क्वेश्चन आया था। हिंदी में व्हाट इज़ इंक्लूजन इन लैंग्वेज एजुकेशन, मतलब कि जब हम भाषा की कोई कक्षा ले रहे होते हैं तो उसमें इंक्लूजन का क्या मतलब है। इट इंक्लूड प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी अडेप्टेड बाय अ टीचर टू सूट लर्नर नीड्स। इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कूलिंग, फॉर इंस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिसोर्स, कंस्ट्रक्टिंग स्कूल कम्युनिटीज। It refer to the incorporating new technology oriented method in a traditional classroom. It involve a transformed view of language teaching, incorporating a social or interactive perspective। इसका आंसर 4 ही सही होगा। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन इन लैंग्वेज टीचर एजुकेशन means conscious experientially informed thought। नहीं, रिफ्लेक्शन का मतलब पूछा है। इंक्लूड एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग टू न्यू इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें सब कुछ कंक्लूडेड है, यही होगा। नेक्स्ट, read the following conversation. I want all students with letter A to stand here and all students with letter B to stand there. Do you understand? Student, silence. One student, yes, very quietly. Students are reluctant to answer. Which of the following reason does not fit? Student lack confidence, ऐसा नहीं है। Student did not understand the instruction, ये भी नहीं है। Student prefer not to talk। Student need more elaborate instruction and support from the teacher। ये सही आंसर है। दे अब अपनी क्लास के लिए ले लो, जब कोई हमें टीचर इंस्ट्रक्शन देता है तो हम सब चुप हो जाते हैं, वो हमारी विल होती है हम चुप रहने की।
ब्लेंडेड लर्निंग इज, इसमें सारी लर्निंग की जितनी भी टेक्निक होती है सबको मिक्स कर देते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 apps फॉर लैंग्वेज टीचिंग, learning 2 language in the same class, a combination of traditional learning and web based online approach। यही है ब्लेंडेड लर्निंग, मतलब मिक्स होता है बहुत सारी टेक्निक का। तो ट्रेडिशनल लर्निंग को अगर वेब बेस्ड के साथ मिक्स कर देंगे तो ब्लेंड हो जाएगा। ब्लेंड क्या होता है? मिक्सर होता है, ब्लेंडर होता है ना, वही वर्ड की मीनिंग से निकाल लो, आंसर सही हो जाएगा 4th। तो इसका सही आंसर है 4th। तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी एक क्वेश्चन बचा है, मुझे लगा कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इनपुट हाइपोथेसिस प्रपोज दैट लिंग्विस्टिक इनपुट दैट इज डैश द करंट स्टेज ऑफ लिंग्विस्टिक competence is ideal for maximizing learning outcome। मतलब कौन सा इनपुट हाइपोथेसिस है जिससे हम ये मेज़र कर मैक्सिमम लर्निंग आउटकम को मेज़र कर सकें, है ना। इसका सही आंसर है सेकंड, 1 स्टेप बियॉन्ड, कि हमें जितना आता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, हम उसे सर्व करें। भाई मतलब बच्चे का जो लेवल है उससे थोड़ा सा हाई लेवल रखो ताकि वो कुछ नया सीख सके। यही है इनपुट हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमने सीडीपी किया, मैथ्स किया, ईवीएस किया, लैंग्वेज 1 हिंदी किया एंड लैंग्वेज 2 इंग्लिश किया। 5 सब्जेक्ट कर लिया। ये पेपर फर्स्ट था यानी प्राइमरी लेवल का था। इसी तरह हम पेपर सेकंड भी कर लेंगे, बट आज नहीं, किसी और दिन। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको फर्स्ट टाइम जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसे पेपर आए थे। प्रीवियस ईयर अभी भी इम्पॉर्टेंट है, भले ही एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन मोड में हो गया हो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बदलेंगे। हाँ, क्वेश्चन की वैरायटी मतलब थोड़ी और बढ़ गई है, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर है। ये मेरा ही पेपर था। अपना ही पेपर दोबारा पढ़ने में कितना अजीब लगता है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कीजिए। टाटा, बाय बाय।